अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिकली बैंकिंग पढ़ेंगे और बैंकिंग का ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एमबीएफ के भी कोर्स में शामिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दैट्स बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू। दूसरा जो पार्ट है वो मेथड्स ऑफ नोट इशू है, वो हम लोग इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नोट इशू के बारे में मैं आपको सेंट्रल बैंक फंक्शंस वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि नोट इशू की जो सोल अथॉरिटी है वो जस्ट सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी नोट इशू नहीं कर सकता। एक मुल्क में कोई भी नोट जारी नहीं कर सकता। आखिर दो असूल हैं जिनके अकॉर्डिंगली किसी भी मुल्क में जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो नोट इशू कर सकता है। अच्छा, ये जो दो असूल हैं इनमें से जस्ट एक ही असूल के ऊपर एक टाइम के ऊपर चला जा सकता है, यानी कि एक ही को अपनाया जा सकता है साइमल्टेनियसली। दोनों जो लॉज दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ नहीं किया जा सकता या उनके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। तो जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट्स बेसिकली करेंसी प्रिंसिपल। करेंसी का असूल इसे उर्दू में कहते हैं। तो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है जी कि ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये मेटालिक रिजर्व का एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब हम लोग पेपर मनी जो है उसको इशू करते हैं तो वो 100% रिज़र्व के बैकअप के साथ करते हैं। यानी कि अगर हमने 10 रुपये का नोट जारी करना है तो 10 रुपये के नोट के पीछे 10 रुपये का गोल्ड या 10 रुपये का जो सिल्वर है, बेसिकली ज़्यादातर गोल्ड रिज़र्व ही रखा जाता है, तो उतनी ही अमाउंट का गोल्ड या सिल्वर हमें बैकअप में रखना पड़ेगा। और वो जो बैकअप में जो भी मेटालिक रिजर्व होगा उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये जस्ट फॉर द बैकिंग अप या फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द करेंसी हम लोग जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो इसको मेंटेन कर रही होती है। यानी कि अगर 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये के नोट के पीछे 100 रुपये का सोना जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो उसको महफूज कर लेगा। इसीलिए इसे कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट कहा जाता है इस प्रिंसिपल को। फिर कह रहा है दिस इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड एवरी टाइम ड्यूरिंग द रिडेम्पशन ऑफ नोट्स। यानी कि जिस टाइम भी नोट्स वगैरह के ऊपर उनको रिडीम वगैरह किया जाएगा, उनकी रिडेम्पशन होगी, उनको ख़त्म किया जाएगा, तो हमारे पास हर टाइम जो है वो गोल्ड का एक अच्छा खासा जो रिज़र्व है वो हमारे पास मौजूद रहेगा ताकि हम नए नोट भी इशू किए जा सकें। फिर इससे ये होता है कि जो आपकी प्राइसेस हैं वो स्टेबल रह जाती हैं। स्टेबल इसलिए होती हैं कि आपका जो गोल्ड है वो महफूज है, उस गोल्ड को हम लोग यूज़ वगैरह नहीं कर रहे। आपकी जो करेंसी है वो फुली बैक्ड अप है, वो पूरी स्ट्रॉन्ग हुई हुई है और इसी आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग होती है। बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस से नहीं होती, कि जस्ट गोल्ड की बैकिंग अप की वजह से स्ट्रॉन्ग हुई होती है। और इससे जो आपके जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी स्टेबल होना शुरू होते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक्सचेंज रेट्स आपके स्टेबल होंगे तो आपकी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो भी आपके जो है वो फेवरेबल में जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इस प्रिंसिपल के कुछ मेरिट्स हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी कि आपका जो भी पेपर मनी है, जो भी आपका जो नोट है वो मुकम्मल तौर पर सेफ़ है और सिक्योर है। वो क्यों सेफ़ है? वो इसीलिए सेफ़ है क्योंकि उसको 100% गोल्ड की बैकिंग अप मिल रही होती है। यानी कि अगर 5 रुपये का भी नोट है, 10 रुपये का भी जो नोट है उसके पीछे भी उतनी ही वैल्यू का गोल्ड या सिल्वर मौजूद होता है। फिर इन्फ्लेशन का इसमें कोई डर नहीं है। इन्फ्लेशन का इसीलिए डर नहीं है कि हम लोग हर टाइम ये चेक रखते हैं कि हमने कितने नोट जो हैं वो जारी करती हैं और हमने जितना हमारे पास गोल्ड होता है हम उसी हिसाब से फिर नोट वगैरह इशू कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जस्ट एक एग्जांपल है, फिगर बहुत छोटा मैं दे रहा हूँ, जैसे कि गोल्ड हमारे पास 2000 रुपये का तो हम लोग जस्ट 2000 रुपये के नोट्स ही जारी करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब नोट ज़्यादा जारी नहीं होंगे तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का भी डर नहीं होगा। हाँ, डिफ्लेशन शायद हो जाए।
फिर है पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब अवाम का भी इसके ऊपर जो एतमाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू होता है जब उन्हें पता चलता है कि हमारी करेंसी सेफ़ है, हमारी करेंसी सिक्योर है, एक्सचेंज रेट्स जो है वो स्टेबल होना शुरू होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हैं वो फेवरेबल की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रही है, इन्फ्लेशन का ख़तरा टली जा रहा है, यानी कि महंगाई मुल्क में नहीं होगी। जब महंगाई नहीं होगी तो अल्टीमेटली लोगों का कॉन्फिडेंस अपनी करेंसी के ऊपर ज़्यादा होता रहेगा। वो बजाय कि किसी दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, वो अपनी करेंसी को पुल अप करेंगे, उसको पाइल अप करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करने का ज़्यादा सोच रहे होंगे। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, आखिर नुकसान क्या है इस प्रिंसिपल के। तो सबसे पहला नुकसान है इनइलास्टिक, गैर लचकदार है। लचकदार क्यों नहीं है? इनइलास्टिक इसीलिए है कि नोट हम लोग तभी जारी करेंगे जब हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व्स होंगे गोल्ड या सिल्वर के। अगर गोल्ड या सिल्वर के हमारे पास रिजर्व्स नहीं है तो हम लोग नोट भी जारी नहीं कर सकते। फिर डिपेंडेंस है, डिपेंडेंट हो जाता है, उसके ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। गोल्ड होगा तभी हम लोग पैसे जो हैं वो जारी कर सकते हैं, नोट जो हैं वो जारी करेंगे। और गोल्ड भी कितना 100% बैकिंग अप होगी तभी नोट जारी होंगे। 100% अगर बैकिंग अप नहीं है तो तब भी हम लोग नोट जो हैं वो जारी नहीं कर सकते। देन इज़ लॉकअप ऑफ गोल्ड। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है कि वो जो गोल्ड है जो हम लोग रिजर्व रख रहे हैं वो फिर लॉकअप हो जाता है, वो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्ट जो उसके अलावा जो गोल्ड होगा वो मार्केट में आएगा। वो जो हमने जितने सपोज़ के 20 लाख रुपए के नोट्स अगर हमने जारी किए हैं तो 20 लाख रुपए का जो सोना या चांदी होगा वो बस आइडल ही पड़ा रहेगा, वो प्रोडक्टिव पर्पसेस यानी कि बिज़नेस के लिए वो यूज़ नहीं होगा, यानी कि वो मार्केट में नहीं आएगा, उसकी ज्वेलरी नहीं बनेगी, ऑर्नामेंट्स वगैरह या कोई डेकोरेशन पीसेस वगैरह नहीं बनेंगे, तो वो या वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये एक इसका नुकसान है कि जो भी हमने जो गोल्ड है वो एक जगह पे लॉक होके रह जाता है, उसका वो किसी काम का नहीं रहता। फिर है रियल वर्ल्ड। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कहते हैं कि ये जो रियल वर्ल्ड है आम जिंदगी में ये एक्सेप्टेबल या काबिल कबूल नहीं होता। दूसरा जो असूल है दैट इज़ बेसिकली बैंकिंग प्रिंसिपल। बैंकारी का असूल भी इसे उर्दू में कहते होते हैं। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में तो वो कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज़ नो नीड टू कीप गोल्ड और सिल्वर रिजर्व फॉर द इशुएंस ऑफ नोट्स। यानी कि इस प्रिंसिपल के तहत जब हम लोग चल रहे होते हैं तो हमें किसी भी सूरत में जो रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती होती। अच्छा, वो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि बैंक जो है वो एक चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कि डिमांड क्या है मार्केट की, मार्केट को कितना पैसा चाहिए, मार्केट को जितना पैसा चाहिए होता है जस्ट उतना ही पैसा प्रिंट किया जाता है और उतना ही पैसा जो है वो आगे मार्केट में फेंक दिया जाता है। फेंकने से मुराद ये वही है कि जो कैश का आउटफ्लो है, ठीक है, कैश फ्लो जो है वो उतना ही किया जाता है जितना मार्केट में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मार्केट में जितना पैसा की डिमांड है। फिर जितने भी गोल्ड रिजर्व्स होते हैं वो जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं हम लोग जस्ट उतने ही रख रहे होते हैं। यहाँ पे अब पैसे के पीछे गोल्ड की बैकिंग अब हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। ये अब जितने भी रिजर्व्स होंगे वो हम लोग प्रोडक्टिव नेचर के लिए हम लोग वो जो गोल्ड है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और किसी ना मुनासिब हालात में या आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट हालात अगर हो गए हैं तो तब हम लोग जो है वो नोट्स को उस गोल्ड को एज अ रिज़र्व रख के तो उसके बदले में हम लोग नोट वगैरह जारी कर सकते हैं। बैंकिंग प्रिंसिपल थोड़ा सा यहाँ पे इलास्टिक है कि हम लोग कुछ परसेंटेज जो है, यानी कि अगर 100 रुपये का नोट है तो उसके पीछे 10 रुपये का जो गोल्ड है उसको हम लोग एज अ रिज़र्व रख के तो नोट वगैरह जारी करते हैं, ताकि मुश्किल सूरत हाल में स्टिल हमारे पास थोड़ा बहुत गोल्ड मौजूद हो जिसको हम लोग बाद में कन्वर्ट करा के नोट्स में उसको चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अब आपका मार्केट में हो सकता है डिमांड हमने ज़्यादा शो की और जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा शो की जाती है और पैसा बेतहाशा हम लोग सप्लाई करते हैं,
यानी कि अन्यथा अगर पैसा सप्लाई कर दें तो उससे इन्फ्लेशन का भी डर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ओवर इशुएंस ऑफ मनी है, ठीक है। तो ओवर इशुएंस ऑफ मनी की वजह से इन्फ्लेशन का यहाँ पे डर पैदा हो सकता है। तो इसके सबसे पहले मेरिट्स हैं। तो इलास्टिक सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इलास्टिक सिस्टम इसलिए कि हम लोग इसमें गोल्ड वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर रिजर्व। अगर हम लोग रख भी लें तो बहुत ही कम परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। फिर गवर्नमेंट नीड्स, तो जस्ट गवर्नमेंट नीड्स नहीं बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्री की, मार्केट की भी नीड्स जैसे पूरी हो रही होती हैं कि हमें जितना पैसा रिक्वायर्ड होता है हम उतना ही जो नोट है वो छाप रहे होते हैं। फिर है पॉपुलैरिटी, तो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो ज़्यादा पॉपुलर है आवाम के बीच में, और आवाम जो है वो ये चाहती है कि हमें जितना पैसा रिक्वायर्ड हो बैंक जो है वो हमें उतना पैसा प्रोवाइड कर दें। फिर श्योरिटी, तो इसमें अब हमें एक ये श्योरिटी मिल जाती है, ये अब हमें यकीन होता है कि ये जो हमारे नोट्स हैं वो कन्वर्टेबल भी हैं, यानी कि हम इन नोट्स का जो मर्ज़ी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी फॉर्म में अब उन्हें हम लोग कन्वर्ट किया जा सकता है। ये गोल्ड के भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे मेटालिक रिजर्व्स में भी हो जाएगा, और नोट टू नोट भी कन्वर्टेबल हो सकता है। देन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले ओवर इशुएंस, तो यहाँ पर अब इन्फ्लेशन का ख़तरा है, ओवर इशू हो सकती है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। हम बहुत ज़्यादा डिमांड थी नोटों की, हमने उस डिमांड को मीट अप करने के लिए ओवर इशुएंस हद से ज़्यादा पैसा जो है वो छाप दिया, और बाद में मार्केट में हमने वो पैसा फेंक भी दिया। जब इतना ज़्यादा पैसा हम लोग फेंक देंगे तो वो बेसिकली इन्फ्लेशन का ख़तरा पैदा कर देगी, और जब इन्फ्लेशन होगी तो अल्टीमेटली आपके जो मुल्क में जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, जब इन्फ्लेशन होगी तो अल्टीमेटली आपके मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होना शुरू हो जाएगा, और जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा यानी कि मईशत की तबाही शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो नोट्स की जो कन्वर्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो जो आपने अगर थोड़ा बहुत गोल्ड है वो लॉकअप में चला जाएगा। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाली जो चीज़ है वो भी आपकी गड़बड़ करना शुरू हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यहाँ पे अब आपके अनफेवरेबल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आपके जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी स्टेबल रखना नामुमकिन हो जाएगा। सो आपको इस क्वेश्चन का नोट इशूएंस वाला जो क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। So if you like the video, do give it a thumbs up and do subscribe my channel, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देनी है ताकि इस क्वेश्चन का भी आपको सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरी जितने भी वीडियोस हैं जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सारों को आपको जो है वो नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।